कैलेंडर में तारीख 18 जुलाई सन 2019। सुबह के करीब 10 बज रहे हैं और चेन्नई का एक प्राइवेट हॉस्पिटल। यहां एक 72 साल का बुजुर्ग वेंटिलेटर पे है। ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है। शरीर जवाब दे चुका है क्योंकि 9 दिन पहले ही वो एम्बुलेंस में लेटकर अदालत गया था। क्यों? सरेंडर करने। क्यों? क्योंकि वो उम्र कैद की सजा काटने जा रहा था, लेकिन उम्र कैद काटने से पहले ही उसकी मौत हो गई। और उसके मरने के बाद भी दुनिया के 22 देशों में उसके रेस्टोरेंट खुले हुए हैं। लोग इडली खा रहे हैं, डोसे खा रहे हैं, फिल्टर कॉफी पी रहे हैं। किसी को कोई परवाह नहीं है। और हो सकता है कि इस रेस्टोरेंट में आप भी कभी खाने गए हो। नाम है सरवणा भवन। लेकिन ये कहानी किसी फिल्म की नहीं है। ये कहानी उसी रेस्टोरेंट मालिक की है जिसने एक ज्योतिषी की बात पर भरोसा करके एक बेगुनाह की जान ले ली। अब जान तो ले ली, लेकिन उस जान की कीमत उसे 18 साल बाद चुकानी पड़ी। कैसे एक गरीब किसान का बेटा बना डोसा किंग, और कैसे उस डोसा किंग के दिमाग में एक जुनून घर कर गया, और कैसे उस जुनून ने एक 30 साल के मैथ्स के ट्यूटर की जान ले ली, जानेंगे हम आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जिस्ट का शो क्राइम सीन। तमिलनाडु के थुट्टुकोडी जिले में एक गांव है। नाम है पुन्नेयारी। इतना छोटा कि किसी नक्शे पे ढूंढने जाएंगे तो बहुत मुश्किल है। और 5 अगस्त 1947 को इस गांव में प्याज बेचने वाले किसान के घर एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम रखा जाता है पी राजगोपाल। घर गरीब था और इसकी वजह से पढ़ाई करना बहुत मुश्किल, और 7वीं क्लास के बाद पढ़ाई छूट गई। उसी दौरान एक कारोबारी गांव में आता है जो बच्चों को काम पर ले जाना चाहता है। माँ बाप के मना करने के बावजूद राजगोपाल उसके साथ निकल जाते हैं। चले तो जाते हैं लेकिन टिक नहीं पाते। काम छोड़ देते हैं लेकिन घर भी नहीं लौटते। और ये सफर अब चल देता है शहर की तरफ, चेन्नई। ये लड़का अकेले चेन्नई पहुंच गया था, पर जेब खाली थी। काम खोजता है और एक रेस्टोरेंट में टेबल पोंछने का काम मिलता है। दिन रात मेहनत, फर्श पर सोना और धीरे धीरे पैसे बचाना। इतना स्ट्रगल करने के बाद एक किराने की दुकान में नौकरी लगती है। मालिक इतना अच्छा कि बिल्कुल अपने परिवार की तरह रखा उसने। फिर साल 1973 में चेन्नई के केके नगर इलाके में अपनी खुद की प्रोविजन शॉप और दुकान चल पड़ी। इलाके में पहचान मिल गई और धीरे धीरे अब तो पैसे भी आने लगे। इसी दुकान पर एक दिन एक सेल्समैन आता है। वो भूखा था। वो कहता है कि इस इलाके में कहीं खाना मिलेगा। राजगोपाल के पास जवाब नहीं था, लेकिन ये दिमाग में एक आइडिया दे जाता है कि एक रेस्टोरेंट खोलना चाहिए। राजगोपाल हर बड़ा फैसला लेने से पहले एक ज्योतिषी से पूछते थे, तो इस बार भी उन्होंने वही किया और ज्योतिषी ने कहा कि अग्नि से जुड़ा हुआ कारोबार करो। रेस्टोरेंट में चूंकि चूल्हा जलता है तो अग्नि का ही कारोबार हुआ। बस अब राजगोपाल ने इतना ही सुना और इसके बाद केके नगर में एक डूबता हुआ रेस्टोरेंट खरीदा। नाम कामाक्षी भवन। अब इस रेस्टोरेंट को नया रंग दिया और नया नाम दिया, और फाइनली 14 दिसंबर 1981 को सरवणा भवन खुल गया। इडली, डोसा, सांभर, चटनी और दाम कम। साफ बर्तन, साफ कपड़ों में कर्मचारी। चेन्नई के लोगों को उस वक्त यही चाहिए था। शुरू के महीने घाटे में गए। एक सलाहकार ने उन्हें कहा कि सस्ते मसाले इस्तेमाल करो, कर्मचारियों की तनख्वाह कम करो। राजगोपाल को यह बात पसंद नहीं आई। इस बात पे उन्होंने अपने सलाहकार को ही निकाल दिया। धीरे धीरे लोग आने लगे और तो और अब लाइनें लगने लगी। फिर एक वक्त वो भी आया जब घंटे भर की लाइन एक मामूली बात हो गई। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिपोर्टर ने एक बार एक दूसरे रेस्टोरेंट मालिक से राजगोपाल के बारे में पूछा, जो उनका कॉम्पिटिटर था, राइवल था या कुछ भी कह लें, तो बदले में जवाब आया कि राजगोपाल ने वेजिटेरियन फूड के कारोबार को एक अलग प्रतिष्ठा दी है। वो एक क्रांति लेकर के आए हैं। इधर राजगोपाल अपने कर्मचारियों का खूब ख्याल रखते थे। यदि कोई बीमार पड़ जाए तो उसके इलाज का खर्च, घर के लिए भत्ता, बेटियों की शादी के लिए फंड, और तो और परिवार से मिलने के लिए सालाना भत्ता। कोई ज्यादा बीमार पड़ गया तो 2 लोग देखभाल करने के लिए भेजे जाते थे। कर्मचारी उन्हें अन्ना जी कहने लगे।
तमिल में अन्नाची मतलब बड़ा भाई, और ये सिर्फ आदर का शब्द नहीं था, इसमें गहरा भरोसा था और राजगोपाल को भी ये शब्द बहुत पसंद आता था। इसके बाद 1988 में टी नगर में दूसरी ब्रांच खुल गई। खुलते ही इंस्टेंट हिट। 1990 के दशक तक चेन्नई भर में नाम हो गया। अब राजगोपाल अमीर हो गए थे, मशहूर हो गए थे और इज्जत भी थी, लेकिन उनका जो स्वभाव था वो रुकना नहीं जानता था। वो जो ठान लेते थे वो करते ही थे, जो चाहते वो हासिल करते, मतलब हमेशा किसी भी कॉस्ट पर। अब वो मोड शुरू हो चुका था और अब यही स्वभाव उनका एक दिन सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। 1972 में उनकी पहली शादी हो चुकी थी। पत्नी थी वल्ली अम्माल। 2 बेटे हुए, सरवणन और शिव कुमार। इसके बाद 1994 में उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली, कृतिका से। कृतिका पहले से उनके कर्मचारी गणेशन की पत्नी थी। राजगोपाल ने गणेशन को पैसे दिए और उस शादी को तोड़वाया और उसके बाद कृतिका से शादी कर ली। किसी ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि शायद किसी में हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि अन्नाची का बोला बाला था और यही बात राजगोपाल के दिमाग में घर कर गई थी कि मेरे मन में जो आएगा मैं कर लूंगा, मुझे कौन बोलेगा, आखिर बोलने वाला है ही कौन। और बस उन्हीं दिनों उनकी नजरों में एक नया चेहरा आ गया। रामासामी उनके होटल में असिस्टेंट मैनेजर थे। नागपट्टिनम जिले के थिट्टकुडी गांव से आए थे। उनकी बेटी थी जीवा ज्योति। राजगोपाल उससे करीब 3 दशक बड़े थे और पहले से 2 पत्नियां थीं, लेकिन उन्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। और इस बार भी उसी पुराने ज्योतिष ने आग में घी डाला। ज्योतिषी ने कहा कि इस लड़की से तुम तीसरी शादी करो, दौलत में बेशुमार इजाफा होगा और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में तुम्हारा नाम हो जाएगा। राजगोपाल को बस इतना ही चाहिए था, एक ज्योतिषी के कुछ जुमले, कुछ उपाय और एक बेगुनाह इंसान की जिंदगी बर्बाद होना शुरू हो गई। उन्होंने जीवा ज्योति के परिवार की पहले तो आर्थिक मदद शुरू की, गहने भिजवाए, सोने जेवरात, साड़ियां दी, रेशमी साड़ियां, बीमारी में इलाज का खर्च उठाया। राजगोपाल को लग रहा था कि यह सब काम आएगा और एक दिन लड़की मान जाएगी, लेकिन जीवा ज्योति का दिल कहीं और था। वो प्यार करती थी प्रिंस संत कुमार से, जो उसके भाई को मैथ्स पढ़ाने घर आते थे। साधारण घर का एक साधारण सा ट्यूशन टीचर, कोई बड़ी दौलत नहीं, लेकिन जीवा ज्योति का दिल वहीं था और वो उससे बहुत प्यार करती थी। अप्रैल 1999 में दोनों शादी कर लेते हैं, रजिस्टर्ड मैरिज। पहले घर में नहीं बताते और बाद में बताते हैं तो परिवार मान जाते हैं। एक छोटा घर था, संत कुमार ट्यूशन पढ़ाते थे, जिंदगी खुशहाल थी। इधर राजगोपाल को यह बिल्कुल नहीं पचा। उन्होंने पहले संत कुमार के बारे में एक झूठी बात फैलाई कि संत कुमार को HIV है। जीवा ज्योति के परिवार में यह बात फैल गई और एक बार जब जीवा ज्योति बीमार पड़ी तो राजगोपाल ने उन्हें जबरदस्ती अपने पसंद के हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा लिया। डॉक्टर्स को पहले से कह दिया था कि इसके पति को इस वार्ड में आने मत देना। संत कुमार को इधर एड्स टेस्ट के लिए कहा गया। संत कुमार ने मना कर दिया। वो जानते थे कि ये सब क्या है। अब इधर जीवा ज्योति को किसी तांत्रिक के पास ले जाया गया, काला जादू उतारने के नाम पर। उसकी झाड़ फूंक करवाई गई और यह सब राजगोपाल की एक बिछाई हुई शतरंज थी। हर चाल सोची समझी और मकसद बस एक कि किसी तरह इन दोनों को मैं अलग कर दूं। लेकिन वो दोनों अलग नहीं हुए। वो हर दबाव सहते रहे, उनकी हर धमकी झेलते रहे। मतलब जितने भी पावर मूव राजगोपाल दिखा सकते थे उन्होंने दिखाए, लेकिन वो माने नहीं। 28 सितंबर 2001 रात के 12 बजे राजगोपाल खुद संत कुमार के घर के दरवाजे पर गए अपने लोगों के साथ और बस 2 दिन का अल्टीमेटम दिया कि जीवा ज्योति को छोड़ो, नहीं तो परिणाम ठीक नहीं होगा। ये दोनों डर गए और उसी रात उन्होंने तय किया कि अब यहां से निकलना होगा। वो सामान बांधने लगे, लेकिन राजगोपाल के आदमी पहले से तैयार थे। सरवणा भवन के मैनेजर डैनियल की अगुवाई में उन्हें बीच रास्ते में रोका गया और गाड़ी में ठूंस दिया गया। फिर केके नगर में सरवणा भवन के एक गोदाम में ले जाया गया और वहां राजगोपाल खुद मौजूद थे। कितनी फिल्मी कहानी है ना। अब संत कुमार की पिटाई हुई, जहां जीवा ज्योति बेबस होकर देखती रही, चीखती रही, लेकिन किसी ने उनकी सुनी नहीं। 12 अक्टूबर को एक और मौका मिलता है। दंपत्ति ने कहा कि राजगोपाल के फेलिसिटेशन फंक्शन में वो जाना चाहते हैं और मौका मिलते ही वहां से भाग जाते हैं। भागकर वो सीधे चेन्नई पुलिस कमिश्नर के ऑफिस पहुंचे। वहां शिकायत दर्ज करवाई और लगा कि कानून अब मदद करेगा।
लेकिन यहां सिस्टम राजगोपाल के अधीन था। सरवणा भवन में पुलिस वाले खाना खाते थे और बिल नहीं देते थे। थानेदार हो या बड़ा पुलिस ऑफिसर, वर्दी वाले तो ऑर्डर्स देते, खाना खाते और बिना पैसे दिए निकल जाते। और फिर इस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि कोई एफआईआर नहीं हुई, कुछ नहीं। और 6 दिन बाद 18 अक्टूबर को डैनियल ने एक नई चाल चली। उसने जीवा ज्योति को भरोसे में लेकर कहा कि वो राजगोपाल के खिलाफ है और अब उनका दोस्त है। कहा कि संत कुमार अकेले एक साईं बाबा मंदिर आए और वहां एक पत्रकार होगा जो राजगोपाल को एक्सपोज कर देगा। दोनों मान गए और वही जाल बिछाया। 2 गाड़ियां और एक एसयूवी आई। 3 आदमी चाकू लेकर उतरे और दोनों को गाड़ी में ठूसा। रात 8:30 बजे एक लग्जरी गाड़ी आई। उसमें राजगोपाल थे और साथ में जीवा ज्योति की मां भी। मां ने कहा, पति को छोड़ दो, राजगोपाल से शादी कर लो, और जीवा ज्योति ने इनकार कर दिया। तब जबरदस्ती उन्हें राजगोपाल की गाड़ी में ठूसा गया और इस तरह दोनों को अलग कर दिया गया। अब संत कुमार एक गाड़ी में थे और जीवा ज्योति दूसरी गाड़ी में। जब जीवा ज्योति को राजगोपाल की गाड़ी में बिठाया गया तो राजगोपाल के हाथ में वो शिकायत की फोटोकॉपी थी जो जीवा ज्योति ने पुलिस कमिश्नर को दी थी। राजगोपाल ने वो कागज अपने सामने लहराया और एक शब्द नहीं बोले। उन्होंने वो कागज दिखाया और जीवा ज्योति को तिरुचि ले जाया गया। फिर तिरुनेलवेली, काला जादू उतारने के बहाने एक ज्योतिषी के पास। और इस दौरान राजगोपाल ने डैनियल को एकांत में बुलाया। उसके हाथ में 5 लाख रुपए रखे और कहा कि संत कुमार को हमेशा के लिए खत्म कर दो। अब ये कोई धमकी नहीं थी, ये सुपारी थी 5 लाख रुपए की, एक इंसानी जान की कीमत। लेकिन इस बार डैनियल ने कुछ और किया। डैनियल ने 5 लाख रुपए रख लिए और संत कुमार को नहीं मारा। उसने संत कुमार को 5,000 रुपए दिए और कहा कि मुंबई भाग जाओ और कभी यहां वापस मत आना। संत कुमार भाग गए और डैनियल ने राजगोपाल को झूठ बोल दिया और कहा कि संत कुमार को रेलवे ट्रैक पर बांध के छोड़ दिया है, ट्रेन ने कुचल दिया होगा। उसके सारे कपड़े जला दिए हैं और सबूत मिटा दिए हैं, काम तमाम हो चुका है सर। और राजगोपाल ने मान लिया। लेकिन फिर एक फोन आता है। संत कुमार ने जीवा ज्योति को फोन किया, मुंबई से, वो भी जिंदा। और इधर जीवा ज्योति खुश हो गई क्योंकि उसकी जान में जान आई और उन्होंने कहा, वापस आ जाओ। हम साथ मिलकर राजगोपाल के सामने झुक जाते हैं और कहते हैं कि अब और नहीं लड़ेंगे। ये बात सुनकर संत कुमार वापस आए अपनी पत्नी के लिए। 21 अक्टूबर 2001 जीवा ज्योति और संत कुमार, उनके माता पिता और भाई सब एक साथ सरवणा भवन के हेडक्वार्टर्स पहुंचते हैं राजगोपाल से मिलने, माफी मांगने। लेकिन ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। राजगोपाल अब सबको एक कमरे में बैठाते हैं और डैनियल को बुलाते हैं। डैनियल ने राजगोपाल को यही बताया था कि वो संत कुमार को मार चुका है, लेकिन संत कुमार उसी कमरे में उसके सामने बैठे थे, वो भी जिंदा। राजगोपाल ने डैनियल की तरफ देखकर पूछा और कहा कि ये कौन है, संत कुमार का भूत? इस बात पर डैनियल भड़क गया। उसने अपने 2 साथियों के साथ संत कुमार पर हमला कर दिया, वो भी जीवा ज्योति के पूरे परिवार के सामने, बहुत बेरहमी से मारा। जीवा ज्योति चीखती रही, रोती रही, लेकिन कोई रुका नहीं। इधर 24 अक्टूबर को दंपत्ति को डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस के दफ्तर ले जाया गया। पहले की जो शिकायत की गई थी उसको वापस लेने और कुछ खाली कागजात पर सिग्नेचर करवा लिए गए। और फिर 26 अक्टूबर 2001 को सुबह 6:30 पर एक आदमी कमरे में आया और कहा कि राजगोपाल ने बुलाया है। जीवा ज्योति भी साथ में थी। फिर दोनों को एक टाटा सूमो में बिठाया गया और एक और गाड़ी उनके पीछे थी। गाड़ी का नंबर था TN10M7755। तिरुचेंदूर की तरफ रवाना हो चुके थे वो। रास्ते में एक जगह गाड़ी रुकी और पिछली गाड़ी से 4 आदमी उतरे और राजगोपाल भी उसी गाड़ी से बाहर निकले। संत कुमार का कॉलर पकड़ा और उसे घसीट कर बाहर निकाला, नीचे गिराया और उन 4 आदमियों के हवाले कर दिया और कह दिया, खत्म कर दो इसे। इधर दूसरी गाड़ी संत कुमार को लेकर निकल गई और एक तरफ राजगोपाल जीवा ज्योति को लेकर चेन्नई की तरफ मुड़ गए। केके नगर में अपनी दूसरी पत्नी से कुछ रस्में भी करवाई, कुछ पूजा पाठ। जीवा ज्योति को बाद में पता चला कि वो रस्में उस वक्त होती हैं जब किसी के पति की मृत्यु हो जाती है, और तब उन्हें समझ में आ गया कि संत कुमार अब नहीं रहे। 31 अक्टूबर 2001 की सुबह कोडाईकनाल, तमिलनाडु का पहाड़ी हिल स्टेशन, समुद्र तल से 2133 मीटर ऊंचाई पर,
उसी सुबह पुलिस को घाट रोड पर एक सारंग और उसके पास एक लाश मिलती है। गले पर निशान थे और शव की पहचान नहीं हो पाई। पुलिस ने उसे कोडाईकनाल नगर पालिका के हिंदू कब्रिस्तान में दफना दिया। कब्र पर एक ग्रेनाइट का पत्थर रखवाया ताकि अगर कभी जरूरत पड़े तो पहचान हो सके, और ये जरूरत जल्द ही पड़ी। इधर एक दिन जीवा ज्योति ने सुना कि एक पुजारी को बुलाया जा रहा है। किस लिए? विधवा पूजा के लिए। उसे किसी तरह मौका मिला और वो भाग गई, अपने परिवार के पास पहुंच गई। फिर 20 नवंबर 2001 को आखिरकार वेल्लाचेरी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हो गई। क्राइम नंबर 1047 ऑफ 2001, पति की हत्या की शिकायत। बड़ी बात यह थी कि पुलिस ने इस बार कार्रवाई की। टीम कोडाईकनाल पहुंची और कब्र खोदी गई। शव को बाहर निकाला गया और जीवा ज्योति ने शव की पहचान की। ये प्रिंस संत कुमार का ही शव था। मैथ्स के ट्यूटर उनके पति। 23 नवंबर 2001 को राजगोपाल ने अदालत में सरेंडर कर दिया। सरेंडर करते ही उन्हें जमानत मिल गई और फिर बाहर आ गए, लेकिन बाहर आकर उन्हें कोई सबक नहीं सीखा। 2003 में राजगोपाल, उनके लीगल एडवाइजर राजेंद्रन और कुछ साथियों के साथ नागपट्टिनम के थिट्टकुडी गांव गए। रात करीब 9 बजे 6 लाख रुपए लेकर, और कहा कि यह मामला वापस ले लो। जीवा ज्योति ने साफ इनकार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ भाई राम कुमार पर अटैक हुआ। पड़ोसियों ने यह हमला करते हुए देख लिया और घेर लिया। राजगोपाल के लोग भाग निकले, लेकिन लीगल एडवाइजर राजेंद्रन वहीं पकड़ लिए गए और एक और केस दर्ज हो गया। और इस बार अदालत में इस केस की सुनवाई सालों तक चली। जीवा ज्योति डटी रही और झुकी नहीं। फिर 2001 में तमिल अखबारों ने जीवा ज्योति को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। राजगोपाल के जुनून की कहानी को पलट दिया। जो लड़की अपने पति की हत्या के खिलाफ लड़ रही थी, उसी के कैरेक्टर पर सवाल उठाए गए। एक अखबार नहीं, एक के बाद दूसरा अखबार भी। आखिर इस देश में अमीरी और रुतबा मिलकर कहानियां बदल ही देते हैं। और अप्रैल 2004 में चेन्नई के पूना मल्ली एडिशनल सेशंस कोर्ट ने फैसला सुनाया। पी राजगोपाल और अन्य 8 लोगों को कल्पेबल होमिसाइड का दोषी पाया और 10 साल की सजा दे दी। साथ में लगाया 55 लाख रुपए का जुर्माना, जिसमें 50 लाख जीवा ज्योति को मुआवजे के तौर पर मिलने थे। इस फैसले के बाद राजगोपाल मद्रास हाई कोर्ट गए और 2009 में हाई कोर्ट ने कहा कि ये कल्पेबल होमिसाइड नहीं है, ये पूरी तरीके से सुनियोजित हत्या है। और अब आईपीसी की धारा 302 लग गई। उम्र कैद, और अब सजा 10 साल से बढ़कर उम्र कैद हो गई। राजगोपाल 8 महीने जेल में रहे। उसके बाद हेल्थ के आधार पर जमानत ले ली और अब पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। साल दर साल, तारीख दर तारीख, और इस पूरे दौर में सरवना भवन बढ़ता चला गया। 2019 तक 22 देशों में 111 रेस्टोरेंट थे, 5000 से ज्यादा एम्प्लॉय, और इस बीच हत्या का मुकदमा चल रहा था। चेन फैलती रही और इस बीच न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर ने एक बार राजगोपाल से इंटरव्यू लिया। पूछा कि ऐसा क्या है जो आपको सबसे कम पसंद है, जिसके बाद राजगोपाल अचानक कहते हैं कि मुझे ये नहीं पसंद कि मैं जीवा ज्योति के पीछे गया। ये बात सुनते ही उनके पुराने दोस्त गणपति अय्यर ने बीच में टोका कि अरे बॉस, ये वो ऑफिस की बात कर रहे हैं, ऑफिस वर्क, आपको आपके काम में क्या नहीं पसंद है। और इसी एनवाईटी के रिपोर्टर ने लिखा कि राजगोपाल व्यक्तिगत शोहरत में दिलचस्पी नहीं रखते, वो ब्रांड को आगे करते हैं, खुद को नहीं। इसलिए रेस्टोरेंट और मालिक के बीच लोग फर्क कर पाते थे। और इस बीच 29 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी फैसला सुनाया। हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा, उम्र कैद। इधर 7 जुलाई 2019 तक सरेंडर करना था और फिर 7 जुलाई आ गई। राजगोपाल ने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं और वो सरेंडर नहीं कर पाएंगे। किया भी नहीं। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट गए और इधर 9 जुलाई को कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी और यह भी कहा कि बीमारी का हवाला तो सुनवाई के दौरान एक बार भी नहीं दिया गया, तो अब अचानक कैसे बीमार हो गए? तुरंत सरेंडर करो अभी के अभी। 9 जुलाई 2019 को पी राजगोपाल एक एम्बुलेंस में लेटे हुए चेन्नई की पूना मल्ली ट्रायल कोर्ट पहुंचे। ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और स्ट्रेचर पर थे। 72 साल की उम्र हो चुकी थी, इधर डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर। और जिस आदमी ने कभी एक बेगुनाह को कॉलर से पकड़कर हत्यारों के हवाले कर दिया था, वो आज खुद स्ट्रेचर पर बंधा था। अदालत में पेश किया गया, कागजात हुए, सरेंडर दर्ज हुआ और फिर 13 जुलाई को दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद वेंटिलेटर पर रखे गए।
इधर 18 जुलाई 2019 को पी राजगोपाल की मृत्यु हो गई, सरेंडर के 9 दिन बाद, यानी उम्र कैद एक भी दिन नहीं काटी। जीवा ज्योति को न्याय मिल गया, पर कब? 18 साल बाद। प्रिंस संत कुमार को न्याय मिला, लेकिन वो उस दिन को देखने के लिए जिंदा नहीं थे। वो 30 साल के थे जब उनकी हत्या कर दी गई थी। एक मैथ्स का ट्यूटर, एक साधारण आदमी जिसने बस यही किया था कि उसने एक लड़की से प्यार किया था, ये उसकी गलती थी। और अब इस पूरी कहानी में एक और बात है जो आपको सोचने पर मजबूर करती है कि एक अफसर ने बाद में यह बताया कि राजगोपाल की ताकत सिर्फ पैसे से नहीं थी, वो हर इंसान से ऐसा रिश्ता बनाता था कि एक दिन वो उसके काम आ सके। और इसीलिए पुलिस ऑफिसर, नेता, मीडिया सब उसके नेटवर्क का हिस्सा थे, और यही नेटवर्क उसे 18 साल बचाता रहा। ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं थी, ये पूरे उस सिस्टम की कहानी थी जो पैसे के सामने झुक जाता है। कुनाल के उस घाट रोड पर एक लाश मिली थी, और उसी लाश ने राजगोपाल को कटघरे में पहुंचाया था। आज सरवणा भवन के रेस्टोरेंट 22 से ज्यादा देशों में है। सांबर की वही खुशबू है, फिल्टर कॉफी उतनी ही अच्छी है, लेकिन काउंटर पर बैठकर खाने वाले ज्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं है कि इस चेन की नींव एक ज्योतिषी की भविष्यवाणी है, और एक जुनूनी आदमी का जुनून है, और एक 30 साल के मैथ्स के ट्यूटर की गर्दन पर पड़ा एक सारंग है। क्राइम सीन के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके लिए इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की है हमारे साथी दीपेंद्र गांधी ने। कैमरे के पीछे हैं अहमद अब्बास, साउंड पर हैं संदीप पांडे जी। मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जिस्ट।